नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए है। 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हम लोग पढ़ रहे हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके पहले उसे देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये 11th क्लास बायोलॉजी पे चैप्टर नंबर 10 जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उस पे दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या है, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या है, अलग अलग फेजेस हैं सेल साइकिल के, जैसे कि द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। दो मेन बेसिक फेजेस हैं, सबसे पहला इंटरफेस और दूसरा है एम फेज। ठीक है, एम फेज जो होता है वो माइटोटिक फेज होता है और इंटरफेस बाकी सारा होता है। ठीक है, अब इंटरफेस में तीन आते हैं, G1, S और G2, ये सब इंटरफेस में आता है। ठीक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो कहानी है ये पूरा का पूरा क्या है, इंटरफेस है। ठीक है, और ये क्या है, ये एम फेज है। एम फेज लिखा भी हुआ है। अब एम फेज में भी चार फेज होते हैं, इसमें चार फेज होंगे। पहला होगा प्रोफेज, फिर होगा मेटाफेज, फिर होगा एनाफेज, फिर टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। ठीक है, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये सब किसके अंदर होंगे, एम फेज के अंदर। तो इसको ढंग से समझ लीजिए। सेल साइकिल जो होता है उसमें किस तरीके से फेजेस होते हैं, ये साइकिल है पूरा। सेल साइकिल स्टार्ट कहां से होती है, यहां से, G1 फेज से। ठीक है, एम फेज के बाद कहीं से भी स्टार्ट मत कर देना। ये G1 फेज से स्टार्ट होती है और पहले आता है G1 फेज, फिर आता है S फेज, फिर आता है G2 फेज। ये तीनों को एक साथ हम इंटरफेस बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद एम फेज आता है और एम फेज में कई सारे फेजेस आते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ये भी सीक्वेंस में होगा, पहले प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा, फिर टीलोफेज होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस में इस तरीके से है। ठीक है, तो इंटरफेस में क्या आता है और एम फेज में क्या आता है ये आपको पता है। ये दो मेन बेसिक फेजेस हैं। सबसे पहले हम एम फेज की बात करते हैं। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। देखो, एक एम फेज हुआ, अब दूसरा एम फेज होगा, तो उसके बीच में जो यहां से लेकर यहां तक का जो गैप है उसको इंटरफेस कहते हैं। और एम फेज एक्चुअल में एम फेज में ही डिवीजन होता है। एक्चुअल में जो डिवीजन हो रहा है सेल का वो कहां हो रहा है, एम फेज में हो रहा है। ठीक है, वो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन का एक टाइप है, तो माइटोसिस या एक्चुअल सेल डिवीजन जो है वो यहां होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। इसके बाद इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल, सेल साइकिल के एवरेज ड्यूरेशन कितनी होती है ह्यूमंस में, 24 घंटे होती है। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, लेकिन हम में अगर ह्यूमन में बात करें तो एवरेज लाइफ स्पैन जो होती है, एवरेज जो ड्यूरेशन होती है सेल साइकिल का, वो कितनी होती है, 24 घंटे। और उस 24 घंटे में से सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। ठीक है, और उन 24 घंटे में से एक्चुअल जो सेल डिवीजन हो रहा है वो 1 घंटे का ही हो रहा है, जो एम फेज में हो रहा है। ठीक है, देखो पूरी जो साइकिल है वो 24 घंटे की है, लेकिन एक्चुअल जो सेल डिवीजन है वो 1 घंटे का ही होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। यानी कि 23 आवर्स सेल प्रिपेयर ही करता है एक तरीके से खुद को डिवीजन के लिए। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। ये इंटरफेस जो है ये यहां से लेकर यहां तक, ये लगभग 95% जो हिस्सा है, जो टाइम है वो कंज्यूम कर लेता है। बाकी का 1 घंटा जो है या 5% टाइम जो है वो कंज्यूम होता है एम फेज में। ठीक है, द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। 95% ड्यूरेशन जो है वो इंटरफेस कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो दोस्तों अब एम फेज की बात करते हैं कि एम फेज क्या है। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज जो है वो स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन के साथ, करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, करियोकाइनेसिस। करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है और इस प्रोसेस को करियोकाइनेसिस बोला जाता है। ठीक है,
यूजुअली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस। तो इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, करियोकाइनेसिस भी हो रहा है और साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहले कौन सा हो रहा है, पहले हो रहा है आपका करियोकाइनेसिस, फिर हो रहा है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट करता हूँ। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम्स। डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है करियोकाइनेसिस, एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और फिर साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो रहा है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहले करियोकाइनेसिस हो रहा है एम फेज में और फिर साइटोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, इट इज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द सेल इज preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner। देखो इंटरफेस क्या है, एक रेस्टिंग फेज है। इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। अरे बोलते हैं कि बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं इंटरफेस को। ठीक है, लेकिन ये रेस्टिंग फेज में भी कुछ काम तो होता है। क्या काम होता है, इन द रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। ठीक है, सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग। कैसे डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बाय अंडरगोइंग सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ हो रही है और डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, इंटरफेस में ही तो होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है तो इंटरफेस में ही आता है। ठीक है, सेल ग्रोथ तो हो रही है इसमें और डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है डिवीजन के लिए, डिवीजन हो आगे, इस वजह से ये दोनों प्रोसेस पहले ही हो रहे हैं इसमें इंटरफेस में। ठीक है, इन एन ऑर्डरली मैनर, और एक सीक्वेंस में एक ऑर्डरली मैनर में हो रहे हैं। ठीक है, द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। इंटरफेस को 3 फेजेस में बांटा गया है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ये मैंने आपको बताया था अभी डायग्राम से भी। G1 फेज आता है पहले, फिर आता है S फेज, फिर आता है G2 फेज। ठीक है, G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल्स बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, देखो G1 फेज क्या है, माइटोसिस से लेकर करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में। तो एस फेज, ये जो आपका माइटोसिस है वहां से लेकर एस फेज तक, माइटोसिस से लेकर एस फेज तक, ये पूरा आपका G1 फेज होता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया है। ड्यूरिंग G1 फेज के दौरान होता क्या है, ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। इसमें क्या होता है, G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहता है और कंटिन्यूअसली ग्रो भी करता है, लेकिन इसका डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, G1 फेज में सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है और ग्रोथ भी करता है, लेकिन इसमें डीएनए रेप्लिकेशन जो है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, वो एस फेज में ही जाके होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए दोस्तों कुछ और बातें करते हैं। द एस और सिंथेसिस फेज, एस फेज बोलो या सिंथेसिस फेज बोलो, एक ही बात है। द एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है और डीएनए सिंथेसिस होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डीएनए सिंथेसिस और डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज या सिंथेसिस फेज में होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात, बहुत सिंपल सी बात है। इसके बाद ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। इस टाइम में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि अमाउंट ऑफ डीएनए कब डबल्स होता है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स होता है एस फेज में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। ठीक है, if the initial amount of DNA is denoted as 2C then it is increased to 4C। सिंपल सी बात है, डिनोशन किया गया है। अब कुछ और भी C की जगह A B कुछ भी ले सकते थे। ठीक है, तो 2C अगर डीएनए है तो ये कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट इसका डबल यानी कि 4C हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, अगर 2C डीएनए है तो एग्जैक्ट इसका डबल हो जाता है, डीएनए कितना हो जाता है, 4C हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। However, there is no increase in this chromosome number। लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होता। समझो इस बात को, इसकी गहराई को समझो। क्रोमोसोम का नंबर जो है उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, डीएनए तो बढ़ गया है, डीएनए का अमाउंट बढ़ गया है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या उतनी है। जैसे 46 क्रोमोसोम थे तो 46 ही हैं, लेकिन डीएनए का नंबर बढ़ गया है। ठीक है, however there is no increase in the chromosome number if the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1 even after S phase the number of chromosome remain the same, that is 2n। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखो G1 फेज में अगर मान लीजिए सेल डिप्लॉयड था, 2n क्रोमोसोम थे उसके पास, तो S फेज के बाद भी उसमें 2n यानी कि डिप्लॉयड ही वो रहेगा। ठीक है,
यानी कि उसका नंबर तो बढ़ गया है, उसका क्रोमोसोम डीएनए तो बढ़ गया है, लेकिन उसका क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ, क्रोमोसोम का नंबर वही है। मैं फिर रिपीट करूंगा सेंटेंस को, however there is no increase in the chromosome number if the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1, even after S phase the number of chromosome remain the same, that is 2n। मतलब डीएनए का अमाउंट बढ़ जाता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता है। G1 फेज में जो क्रोमोसोम का नंबर था वही S फेज के बाद भी रहेगा। अगर डिप्लॉयड था सेल तो डिप्लॉयड ही रहेगा G1 फेज में भी, S फेज के बाद तक भी। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, in animal cells during the S phase DNA replication begins in the nucleus and the centrioles duplicates in the cytoplasm। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, एनिमल सेल्स में डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है इन द एस फेज। डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना वापस से स्टार्ट कब होता है, डीएनए रेप्लिकेट करना स्टार्ट कब करता है, एस फेज में। ठीक है, और इसी टाइम पे एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, सेंट्रियोल रहता है। सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाया जाता है भैया, क्लियर रखना इस बात को। ठीक है, सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल का मेजर रोल रहता है सेल डिवीजन में। ठीक है, तो सेंट्रियोल एक तो डुप्लीकेट करना स्टार्ट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो है वो डुप्लीकेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करता है। ये सब कब होता है, ये एस फेज में होता है। किसके सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में होता है। ठीक है, क्लियर है बात? ड्यूरिंग द G2 फेज, अब G2 फेज की बात करते हैं। G1 फेज हो गया, S फेज हो गया, G2 फेज। ठीक है, ड्यूरिंग द G2 फेज, ड्यूरिंग द नहीं, ये S फेज में हो रहा है ये सारा काम, G1 फेज में नहीं है, S फेज में हो रहा है। ठीक है, अब G2 फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहता है लेकिन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है माइटोसिस के लिए, क्योंकि G2 के बाद एग्जैक्टली माइटोसिस आएगा। ठीक है, G2 के बाद कौन सा फेज आएगा, M फेज आएगा। तो इस फेज में क्या होता है कि माइटोसिस होने के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उनका सिंथेसिस होता है, और इसके अलावा सेल की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है। समझ में आई? दो बातें हो रही है यहाँ पे G2 फेज में, एक तो सेल ग्रोथ कंटिन्यू रह रही है, और दूसरी बात G2 जो है, G2 फेज में क्या हो रहा है, M फेज में जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होंगी, प्रोटीन रिक्वायर्ड होंगे माइटोसिस के लिए, उनका प्रोडक्शन, उनका सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो कुछ और बातें करते हैं दोस्तों। सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। कुछ सेल जो रहते हैं एनिमल्स में वो डिवीजन एग्जिबिट नहीं करते हैं, जैसे कि हार्ट सेल। हार्ट सेल जो होते हैं वो डिवीजन एग्जिबिट नहीं करते हैं, एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं, कुछ सेल होते हैं जो डिवाइड ही नहीं करते। ठीक है, टू एग्जिबिट डिवीजन। कुछ सेल होते हैं जो डू नॉट अपीयर एग्जिबिट डिवीजन, मतलब कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवाइड ही नहीं करते हैं एक तरीके से, एक फर्दर एक टाइम के बाद डिवीजन रुक जाता है उनमें। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं। ठीक है, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल दैट हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। ठीक है, और वो ओकेजनली भी कब डिवाइड करते हैं, जब सेल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सेल जो है वो किसी इंजरी से या किसी डैमेज से रिप्लेस हो गया है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए सेल की डिवीजन की जरूरत होती है, वहां पे सेल बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो एनिमल्स में क्या होता है, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवाइड ही नहीं करते हैं, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओकेजनली मतलब जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तब वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसके बाद these cell that do not divide further exist G1 phase to enter an inactive phase called quiescent stage, G0 of the cell cycle। अब ये जो सेल जो डिवाइड नहीं करते हैं, ये जो सेल जो डिवाइड नहीं करते हैं, फर्दर साइकिल में आगे मूव नहीं करते, वो G1 फेज से, these cell that do not divide further exist G1 phase to enter, G1 फेज से वो किस में चल जाते हैं, एक इनएक्टिव स्टेज में चल जाते हैं। इनएक्टिव स्टेज क्विनेसेंट स्टेज में चल जाते हैं, जिसको G0 फेज भी कहते हैं, G0 स्टेज या G0 फेज भी कहते हैं। G0 फेज बोलो, क्विनेसेंट स्टेज बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, समझ में आई ये बात? मतलब G1 फेज से जो सेल डिवाइड नहीं करते, जैसे हार्ट सेल एक डिवाइड तो करते हैं, ये एक टाइम के बाद डिवाइड नहीं करते। ठीक है, तो ये किस फेज में चल जाते हैं, किस स्टेज में चल जाते हैं, क्विनेसेंट स्टेज में चल जाते हैं, G0 स्टेज में ये चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? Cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism। अब इसमें क्या होता है, इस स्टेज में, क्विनेसेंट स्टेज में, सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, सेल ऐसा नहीं कि डेड हो गया है,
सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट वो डिवाइड नहीं कर रहा है, नो फर्दर प्रोलिफरेशन, उसमें प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है जब तक कि उसकी रिक्वायरमेंट ना हो ऐसा करने की, ठीक है। जब रिक्वायरमेंट होगी तो अगेन वो डिवीजन और प्रोलिफरेशन करने लगेगा, लेकिन जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है वो अपना रेस्टिंग स्टेज में रहता है, ठीक है। तो क्वेनिसेंट स्टेज में क्या हो रहा है, सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो वो है बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट unless called on to do so depending on the requirement of the organism की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब जरूरत पड़ेगी तब वो एक्टिव होते हैं, नहीं तो वो इनएक्टिव स्टेज में ही रहते हैं, ठीक है। क्लियर ये बात। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। देखो एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन किसमें दिखाया जाता है, किसमें देखा जाता है, सोमेटिक सेल्स में, ठीक है। सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में दो सेल होते हैं, ठीक है। एक तो दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो सोमेटिक सेल होते हैं यहाँ, ये सारे सेल कौन से सोमेटिक सेल है। एक होता है जर्म सेल, स्पर्म और ओवा, ठीक है, ये होता है जर्म सेल। तो सोमेटिक सेल और जर्म सेल, तो सोमेटिक सेल में हमें एनिमल्स में सोमेटिक सेल में माइटोसिस दिखता है और जर्म सेल में मियोसिस दिखता है। याद रखना इस चीज को अच्छे से समझ लेना कि हमें एनिमल्स में जर्म सेल में मियोसिस होता है और माइटोसिस होता है सारे सोमेटिक सेल्स में, ठीक है। However, there are few exceptions to this where haploid cell divide by mitosis, for example male honeybee। लेकिन इसमें कुछ exception भी हैं, जैसे मेल हनीबी जो होता है, ठीक है, मेल हनी जो होता है, मधुमक्खी जो होता है, उसमें जो मेल होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक एक्सेप्शन है कि हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, उसमें हैप्लॉइड सेल डिवाइड होता है माइटोसिस से। हम में हैप्लॉइड सेल हमेशा डिवाइड होता है मियोसिस से, लेकिन मेल हनीबी में हैप्लॉइड सेल डिवाइड होता है मियोसिस से। ये याद रखने वाली बात है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो हमारे अंदर सारे सेल जो हैं सोमेटिक सेल वो माइटोसिस से डिवाइड करते हैं और हमारा जो हैप्लॉइड सेल है स्पर्म या ओवा वो मियोसिस से डिवीजन करता है। ऐसा ही सब एनिमल में लगभग होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, मेल हनीबी जो होता है उसमें सोमेटिक सेल, उसमें जो हैप्लॉइड सेल होता है वो माइटोसिस से डिवीजन करता है, वो माइटोसिस से डिवाइड होता है, ठीक है। याद रहेगी ये बात, ठीक है। Against this, the plants can show mitotic division in both haploid and diploid cell। जबकि प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में कहानी बिल्कुल अलग है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कहानी बिल्कुल अलग है। Against this, the plant can show mitotic division in both haploid and diploid cell। माइटोटिक डिवीजन हम में किस में हो रहा था, डिप्लॉयड में ही हो रहा था, ठीक है। लेकिन माइटोटिक डिवीजन प्लांट में हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों में होता है, ठीक है। याद रखना है हम में माइटोटिक डिवीजन किस में हो रहा है, हैप्लॉइड में, डिप्लॉयड में ही हो रहा है, लेकिन एक एक्सेप्शन था हनीबी वाला, लेकिन हम में सब में बाकी में तो डिप्लॉयड में ही हो रहा है माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। लेकिन प्लांट में डिप्लॉयड और हैप्लॉइड दोनों में ही माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।